अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। अच्छा जी सर, हमने फ़ी का रिलेटिव साइज विद रिस्पेक्ट टू फर्म शुरू किया था और हमने उसमें ये देखा था कि भाई अगर मेरे टोटल रेवेन्यू का यानी फर्म के टोटल रेवेन्यू का एक पोर्शन अगर एक क्लाइंट से आ रहा है तो वो क्लाइंट मेरे लिए सिग्निफिकेंट क्लाइंट के जुमरे में आ जाता है और फिर उससे एक थ्रेड क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड और इंटिमिडेशन थ्रेड। अच्छा भाई, इंटिमिडेशन थ्रेड ऐसे क्रिएट होगा सामने वाले को जो पता लग जाएगी बात कि भाई तुम उस पर डिपेंडेंट हो तो वो तुम अपनी जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको इम्पेयर करोगे और लाजमी लाजमी तौर पे तुम अब एक अनबायस ओपिनियन नहीं दे पाओगे, तुम बायस हो जाओगे जिसकी वजह से तुम अपनी ऑब्जेक्टिविटी को क्या कर दोगे, इम्पेयर कर दोगे। जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले कि भाई कि अगर मेरी फी फ्रॉम अश्योरेंस क्लाइंट, बात समझिएगा, फी फ्रॉम अश्योरेंस क्लाइंट रिप्रेजेंट करती है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फीस ऑफ द फर्म, यानी पूरी फर्म की लार्ज फीस को रिप्रेजेंट करती है, तो डिपेंडेंस या कंसर्न्स अबाउट लूजिंग क्लाइंट विल क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन थ्रेड। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे फर्म का मतलब ऑल्सो कवर्स नेटवर्क फर्म्स, यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर कराची ऑफिस है, लाहौर ऑफिस है और ये ऑफिस है, तो हम पूरी मिला के चेक करते हैं, यानी इंडिविजुअल ऑफिस का भी चेक करेंगे और पूरे फर्म लेवल पे भी चेक करेंगे, जिसमें हम अपनी नेटवर्क फर्म्स को भी क्या करेंगे जी, कवर करेंगे। इसके बाद फिर मैंने कहा था कि भाई ये लेवल ऑफ थ्रेट डिपेंड करेगा कि फर्म कितनी ऑर्गेनाइज है, प्रीवियसली कितने सालों से स्टेब्लिश है, ये सारी चीजें तो मैंने आपको दिखाया भी था कि भाई फर्म का ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे कि वेल स्टेब्लिश है या नहीं है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि भाई क्या वो क्लाइंट मेरे लिए क्वालिटेटिवली तो अच्छा नहीं है कि भाई जिसको मैं अपने पास रख के आगे बेच के नए क्लाइंट्स लेके आ सकता हूँ। तो होता है ना कि भाई मैं बोलूँ यार यूनिलीवर मेरे पास क्लाइंट है, तो भाई यूनिलीवर क्वालिटेटिवली भी तो अच्छा होगा ना, ऐसा ही है। और कोई इंश्योरेंस क्लाइंट है तो भाई वो क्वालिटेटिवली भी मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो इसको बात को आपको याद रखना है। और फिर एप्रोप्रिएट सेफगार्ड यही है कि अपना क्लाइंट बेस बढ़ा दें जिससे आपकी डिपेंडेंस ऑन सिंगल क्लाइंट क्या हो जाए जी, कम हो जाए। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई सिग्निफिकेंस पार्टनर के लिए भी देखी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर का टोटल रेवेन्यू एक क्लाइंट से आता है तो साइन तो उसने करना है ना, भले फॉर्म के नाम से साइन करेगा, यानी फॉर्म का ब्रांड नेम होगा बट नीचे नाम तो उसका आता है ना, तो क्या वो अपने रेवेन्यू को खोने देगा, नहीं खोने देगा सर, तो इसलिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी इंपेयर होगी। और आपको मैंने ये सिखाया था कि आपने इस केस में जो सेफगार्ड लगाना है वो ये लगाना है कि भाई उसका या तो क्लाइंट बेस इंक्रीज करना है या तो आप एक क्वालिटी कंट्रोलर जो रिव्यूअर है वो अपॉइंट करते हैं, ताकि इसके काम को वो रिव्यू करके अप्रोप्रिएटली उसकी जजमेंट्स को असेस कर सके क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। ऐसा ही चीज सही है, रिवाइज करवाने का एक मकसद है, क्योंकि अभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करेंगे जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जामिनर ने पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया था। ऐसा ही जी। अच्छा जी सर, इसके बाद फी के रिलेटेड मैटर्स में एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं भाई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से बताया था कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का मतलब ये है लिस्टेड एंटिटीज या वो एंटिटीज जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में लोगों के एसेट्स को होल्ड करती हो, जैसे यू कैन से बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, एक्सवाइजी। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के केस में टोटल फीस फ्रॉम द क्लाइंट और उसकी रिलेटेड एंटिटीज, सही जी, रिलेटेड एंटिटी मतलब उसकी पेरेंट सब्सिडी सब मिल मिला के ना, ऐसा ही है, इट्स मोर देन 15% ऑफ द टोटल फी रिसीव बाय द फर्म। पर यहाँ पे फर्म से मुराद फिर वही कह रहा हूँ कि वो ऑफिस इटसेल्फ और उसकी नेटवर्क फर्म्स भी, सही, यानी कराची ऑफिस, लाहौर ऑफिस, सबको मिला के, सही, बाय द फर्म फॉर 2 कंसेक्यूटिव, यानी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स से, सही है जी, ज्यादा है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स से जो मैं क्लाइंट से रिसीव कर रहा हूँ फीस, वो या उसके पूरे ग्रुप की एंटिटी से जितनी भी फीस लेके आ रहा हूँ उन सब फीस को प्लस करूं मैं टोटल फर्म के रेवेन्यू से डिवाइड करूं, वो आंसर 15% से ज्यादा है, ऐसा ही है। तो अगर 15% से ज्यादा आ रहा है, वो 2 कंसेक्यूटिव ईयर से ज्यादा आ रहा है, तो मैं ये बात दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को डिस्क्लोज करूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि भाई देखें ये मामलात हैं, अगर वो फिर भी कहते हैं कि भाई सही है आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इम्पेयर नहीं होगी, हमें आप पे विश्वास है, तो ऐसा नहीं है कि उनके विश्वास के साथ तुम लोग मतलब ऐसी की तैसी कर दो। आपने अपनी फिर भी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को अच्छे से मेंटेन करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई डिस्कस करेंगे आइदर ऑफ द फॉलोइंग सेफगार्ड्स इफ एप्लीकेबल। कैसे जी? प्री इशुएंस रिव्यू, यानी वो कहेंगे कि भाई जब आप दूसरे साल की रिपोर्ट देने जाएंगे तो उससे पहले रिव्यू करवा लें आप, ऐसा ही है। देखो, बिफोर इशूइंग एन ओपिनियन ऑन द सेकंड ईयर एफएस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म परफॉर्म एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट। याद रखिएगा ये फर्म से हटके बंदा होगा, फर्म का बंदा रिव्यू नहीं करेगा अदर देन फर्म का बंदा। देखो, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म, ये बात आपने अच्छे से याद करनी है।
और पोस्ट इशुएंस रिव्यू। पोस्ट इशुएंस रिव्यू का मतलब ये कि दूसरे साल की रिपोर्ट दे दें उसके बाद रिव्यू। सही है जी। तो अब देखें क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू ऑफ सेकंड ईयर्स ऑडिट बट आफ्टर द ओपिनियन हैज बीन इशूड, ऐसा ही है। बट देखिए यहाँ पे आफ्टर इशूइंग ओपिनियन ऑन द सेकंड ईयर एफएस एंड बिफोर इशूइंग ओपिनियन थर्ड ईयर, यानी बोल रहा है दूसरे साल के बाद और तीसरे साल से पहले। पर ये कह रहा है, ये चाह रहा है कि भाई जब आप पोस्ट इशुएंस करेंगे, तो पोस्ट इशुएंस का मतलब ये खाली आपको याद दिलाने के लिए दूसरे साल की रिपोर्ट साइन हो चुकी है उसके बाद रिव्यू करवा रहे हो, ये टेक्निकली ज्यादा रिस्की होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि अगर टोटल फीस 15% से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गई है तो वो ये कहता है कि भाई पोस्ट इशुएंस रिव्यू इस सेट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जानिए आपने सिंपल एक काम करना है कि आपने प्री इशुएंस रिव्यू करवाना होगा, इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। इसकी अंग्रेजी भी देख लेते हैं, वो कहता है टोटल फीस significantly exceed 15% of the total fee the firm receives, the level of threat will be so high that post issuance review would not reduce the threat to an acceptable level। यानी वो पोस्ट इशुएंस रिव्यू आप करवा भी लेंगे तो वो आपके थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं ला पाएगा, क्योंकि वो तीर कमान से निकल चुका होगा, वो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही जी। इसके बाद आज एक नई चीज सीखते हैं, तो रिवीजन हो गया। आज एक नई चीज सीखते हैं सर, फीस ओवरड्यू। फीस ओवरड्यू का मतलब यह है कि भाई क्लाइंट को आपने सर्विसेज दे दी, अब वो आपके पैसे रोक के बैठा हुआ है। तो सर पहले तो दिमाग लगाते हैं कि इसके अंदर थ्रेट क्या है, रिस्क क्या हो सकता है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं, आप लीगली कोर्ट में तो लेके जा सकते हो ना, बट आप बीइंग अ नॉर्मल बंदा सोचो, आप देखो कौन इतनी पकड़ करे, कौन इतनी झंझट में जाएगा, मैं क्या इतने धक्के खाऊं। तो अगर मेरे पैसे फंसे हुए हैं तो आई थिंक मैं अपने पैसे की रिकवरी के लिए भी अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। तो वो यही कहता है कि अगर आपकी फीस ओवरड्यू है तो इस केस में भी सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन सेट आ सकता है। तो देखिए वो कहता है कि ये फर्म है, ये ऑडिट क्लाइंट है, जो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द फी है वो रिसीव नहीं हुआ बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फॉलोइंग ईयर। यानी फॉलोइंग ईयर का मतलब ये है कि मैं 2021 में ऑडिट कर चुका, सही है जी, और मैं 2022 का ऑडिट कर रहा हूं, बट स्टिल मेरी 2021 की फीस फंसी हुई है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं 2022 का ऑडिट कर रहा हूं, देखिएगा ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फॉलोइंग ईयर, यानी अगले साल की ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले अगर वो फीस रिसीव नहीं हुई तो दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट सेट, जो कि मेरे लिए सिग्निफिकेंट होगा। तो सर सेल्फ इंटरेस्ट सेट डाला है, इसके साथ सेफगार्ड्स क्या होंगे। सेफगार्ड ये होगा कि भाई या तो आप पार्शियल पेमेंट ले लें ताकि आपको बोल चले इतनी रिकवरी तो हो गई, अब मुझे कोई पंचायत टेंशन नहीं है। और अपने काम को रिव्यू करने के लिए क्या अपॉइंट कर लें सर, एक रिव्यू अपॉइंट कर लें ताकि वो देख ले कि क्या आपने कहीं बायसनेस को तो इन्वॉल्व नहीं किया किसी जजमेंट के अंदर। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद वो कहता ही है कि अगर जो आपकी फी है वो लॉन्ग टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है, यानी भाई लॉन्ग टाइम से आउटस्टैंडिंग है, तो फर्म ये देखेगी कि क्या वो ओवरड्यू फी लोन के जुम्मे में तो नहीं आती, कि भाई हमने कहा चलो सही है यार ये तुम हमसे लोन ले लो, सही है जी, इसके ऊपर सूद दे देना, तो फिर उसके अलग रेपरकेशंस हैं। इसके बाद वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द फर्म टू बी रीअपॉइंटेड और कंटिन्यू द एश्योरेंस एंगेजमेंट। जब वो कहता ही है कि भाई जब इतने अरसे से जमाना है दराज से अगर आपकी फीस फंसी हुई है तो फिर आप ये अपॉइंटमेंट से पहले ही सोच लें। शायद इसमें देखिए दो चीजें लिखी हुई है, रीअपॉइंटेड और कंटिन्यू, सही है। यानी ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई 3 साल पहले ऑडिट किया था, फिर बीच में 2 साल कोई और ऑडिटर आया, आपकी फीस अभी भी फंसी हुई, आप रीअपॉइंट हो रहे हैं। तो रीअपॉइंटमेंट के वक्त तो ये तो देख लो कि भाई पिछले पैसे मिले नहीं है तो अब आगे क्या देगा वो। तो फिर ये भी आपने दिमाग में चीजें रखनी है अपने, कि आपने ये फैक्टर्स भी सोचने हैं कि भाई फर्म डिटरमाइन करेगी कि क्या रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, क्या मैं रीअपॉइंट हूं। और कंटिन्यूशन की क्या बात करेंगे भाई, जैसे 2021 वाली एग्जांपल थी कि 2021 में भी आप ही ऑडिटर हैं, 2022 में भी आप ऑडिटर हैं, तो आपको वेदर्स को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, आपने ये दिमाग में रखना है। इसके बाद फिर वो कहता है कंटिजेंट फी का एक कॉन्सेप्ट है, बस सुनिएगा। कंटिजेंट फीस का मतलब ये है कि भाई सामने वाला क्लाइंट आपको कह रहा है, चाहे आप अश्योरेंस सर्विस दे रहे हैं या नॉन अश्योरेंस सर्विस, मतलब आप उसको टैक्सेशन सर्विस दे रहे हैं, वो आपको कह रहा है जानिए आपका जो पैसा है ना, वो आपकी जो फीस है वो मैं आपके आस के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं कर रहा कि आप कितना काम कर रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ जितना टैक्स बचा के देंगे उतना आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो तुम भाई मुझे एक बात बताओ कि आप तो मेरे ख्याल से बायस हो जाओगे, आप तो लॉ में रहते हुए उसको ब्रीच करने की कोशिश करोगे आप, क्योंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट, आपका पर्सनल मफाद आ जाएगा ना। आप तो क्लाइंट की तरफ इस तरीके से इंक्लाइन होगे, बोलोगे मैं तो इसको टैक्स बचा के दूं। और आपको याद होगा मैंने एक चीज सिखाई थी,
कि इंटेग्रिटी का मतलब यह है कि आप अपने आप को किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे जो कि रेकलेसली दी हुई हो। और अगर आप खुद टैक्सेशन सर्विसेज दे रहे हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि बायसनेस के हिसाब से अपनी बायसनेस को ला के, अपने सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने मफाद को ला के आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि भाई कंटिजेंट फीस अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज, वो आपको ये कहे कि भाई मैं फीस ऐसे डिटरमाइन कर रहा हूँ, आपकी ऑडिट फर्म को कह रहा है कि भाई जितनी कम से कम मिसस्टेटमेंट्स होंगी उतनी फीस ज्यादा से ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे भाई कोई मिसस्टेटमेंट ही नहीं है, मतलब मेरे लिए सब ट्रू एंड फेयर हुए, कोई भी गलती नहीं है भाई, आप बेहतरीन चल रहे हैं। तो जितने आप बेहतरीन चलेंगे उतनी आपकी फीस ज्यादा होगी। तो इसलिए इस चीज को सिरे से ही मना कर दिया, इसमें अंग्रेजी में लिख के दिया इसने, फीस कैलकुलेटेड ऑन अ प्री डिटरमाइंड बेसिस रिलेटिंग टू आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ सर्विसेज परफॉर्म। यानी भाई जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी सर्विसेज आपको आपको वो अपॉइंट कर रहा है देने के लिए, उसके आउटकम पे आपकी फीस को डिटरमाइन कर दिया है। तो सर ये तो सरासर ना इंसाफी ना, तो आपकी जो आउटकम होगी वो टेक्निकली आप उसके फेवर में लेके आएंगे, जो कि अलाउड नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि भाई एग्जांपल्स हैं इसकी, फी डिपेंडेंट ऑन ओपिनियन एक्सप्रेस और फी डिपेंडेंट ऑन टैक्स सेविंग्स। वो बोलता है भाई डायरेक्टली कंटिजेंट और इनडायरेक्टली कंटिजेंट। देखें, डायरेक्टली कंटिजेंट का मतलब ये है कि भाई आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। इनडायरेक्टली कंटिजेंट का मतलब है कि आपको किसी ने रेफर किया हुआ है और टेक्निकली आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से कंटिजेंट फीस को चार्ज नहीं कर सकते। तो वो ये कहता है फीस चार्ज द क्लाइंट डायरेक्टली बाय द फर्म, फीस चार्ज द क्लाइंट बाय द फर्म थ्रू एन इंटरमीडियरी। ना आप इंटरमीडियरी के जरिए कंटिजेंट फीस चार्ज करवा सकते हैं, ना आप डायरेक्टली क्लाइंट को एक ये कंटिजेंट फीस चार्ज कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल मना है, चाहे आप डायरेक्टली चार्ज करें चाहे किसी इंटरमीडियरी के तहत चार्ज करें, आपको अलाउड नहीं है। इंटरमीडियरी का मतलब क्या समझिएगा भाई, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि अगर मैं एक फर्म हूं, सही है, और एक लॉयर को फर्म ने अपॉइंट किया था, सही है, लॉयर ने कहा यार ज्यादा एक बात सुनो, तुम इसका काम करो, क्लाइंट को बिल कर देना और तुम्हारी बिलिंग डिपेंड करेगी इस चीज के ऊपर कि तुम कितना टैक्स सेव करके देते हो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, मैं लॉयर के जरिए भी उसको ऐसी फीस नहीं चार्ज कर सकता, क्योंकि इंटरमीडियरी के जरिए भी टोपी ड्रामे करना अलाउड नहीं है। फिर वो कहता यह है, इसमें थ्रेड कैसा सिंपल आपके सामने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है। सेफगार्ड क्या है इसका, सर सेफगार्ड सुकून से समझिएगा। वो कहता ही है कि फर्म शेल नॉट चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या कंटिजेंट फी फॉर एन ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा जी सर, अगर आप इस सेफगार्ड को देखें तो ये कोई सेफगार्ड ऐसा नहीं है कि आप कुछ मतलब मेजर्स लेके ये कर सकते हैं। वो बोलता है ये सख्ती से मना है, इसका एक ही सेफगार्ड है कि आप कंटिजेंट फीस को रख ही नहीं सकते। हाँ, अगर एडिशनली लिखना चाहते हो तो आप ये लिखेंगे एग्जाम में, अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आ गया तो आप ये लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वी विल ट्राई टू कन्विंस दी मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड वी विल एक्सप्लेन देम कि फीस के चार्ज करने के बेसिस जो होते हैं वो आज होते हैं। आपने देखा होगा, आप जब फर्म में रहते हुए बजट बनाते होंगे और अगर तमीज से बनाते होंगे तो आपने प्रॉपर बजटिंग की होगी कि भाई पार्टनर के, डायरेक्टर के, सीनियर मैनेजर के, मैनेजर के इतने 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 आवर्स लगते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड रेट होता है जिसके हिसाब से बिलिंग होती है, यानी इतने घंटे ये लगाएगा तो इसके इतनी कॉस्ट आती है तो हम इसके हिसाब से आपको बिलिंग करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन करेंगे जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई फी के चार्ज करने के बेसिस हमारा काम होता है, ना कि उस काम का आउटकम। बात क्लियर है? अच्छा सर, ये तो बात हो गई आपके ऑडिट की, यानी इसमें लिखा हुआ भी है ना, आ फर्म शेल नॉट चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ कंटिजेंट फी फॉर एन ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट कर रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है। अब एक चीज शुरू करता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, अगर खुद रीड करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं समझ आएगी, ऐसा ही है, क्योंकि इसको थॉरली बार बार अगेन एंड अगेन रीड कर करके प्रैक्टिकली अप्लाई करके बंदा सीखता है। तो सुनिएगा बहुत फोकस के साथ इधर। वो कहता ही है कि एक फर्म, और फर्म के साथ नेटवर्क फर्म तो आपको पता है वो जुड़ी हुई है, बोले एक फर्म या नेटवर्क फर्म नॉन अश्योरेंस सर्विसेज के लिए, ऑडिट हो गया ना, ऑडिट की बात हो गई ना, देखो लिखा हुआ है ना, ऑडिट एंगेजमेंट हो गई। अब अश्योरेंस एंगेजमेंट के अलावा यानी ऑडिट एंगेजमेंट के अलावा बात हो रही है नॉन अश्योरेंस सर्विसेज की। मैं एग्जांपल रखता हूं अच्छे समझने के लिए टैक्सेशन सर्विसेज की। बात समझिएगा, सुनिएगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, टैक्सेशन सर्विसेज की। यानी एक ही फर्म दो सर्विसेज दे रही है क्लाइंट को, एक दे रही है ऑडिट एंगेजमेंट, दूसरी नॉन अश्योरेंस सर्विस। देखिएगा इसमें बात भी यही हो रही है। वो क्या ये रहा है कि एक फर्म या उसकी नेटवर्क फर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंटिजेंट फी चार्ज नहीं कर सकती नॉन अश्योरेंस सर्विसेज के लिए। और वो नॉन अश्योरेंस सर्विस अगर किसको दी जा रही है, किसको दी जा रही है, अपने ऑडिट क्लाइंट को। देखो इसने यही तो बताया, इसमें इतनी बारीकियां हैं कि आपको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज कहां से रिलेट हो रही है। इसमें उस चीज का तो बता ही नहीं रहा ना
कि नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के लिए कंटिजेंट फी हो अगर वो ऑडिट क्लाइंट ना हो। वो तो बात की बात है ना। मैं तो अभी क्या सिखा रहा हूं, मैं भी क्या सिखा रहा हूं, मैं सिखा ही रहा हूं कि एक फर्म या उसकी नेटवर्क फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंटिजेंट फीस चार्ज नहीं करेगी। सही है। नॉन एश्योरेंस सर्विस के लिए जो कि किसको दी जा रही है, ऑडिट क्लाइंट को दी जा रही है, उसकी बात हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। पर आगे लिखता है इफ का मतलब ये है कि ये तब चार्ज नहीं कर सकता, तब चार्ज नहीं कर सकता जब ये हालात वाकयात हो जो अभी मैं बता रहा हूं आपको। सही है जी। बोल ये रहा है, पहले मैं इसको समझाता हूँ फिर इसको हम रीड करते हैं, वरना आपके लिए ना बड़ी दुश्वारी और मुश्किलात का सामना हो जाएगा। तो आप समझे मेरी बात को। क्या ये रहा है कि एक फर्म, अगर मैं फॉर एग्जांपल में ईवाई की बात करूं, ईवाई नॉन एश्योरेंस सर्विस के लिए कंटिजेंट फीस चार्ज नहीं कर सकती अपने ऑडिट क्लाइंट से अगर मेरे ऑडिट क्लाइंट से आने वाला रेवेन्यू एक पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट है। एक पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट है। आपने मतलब अपने दिमाग के चारों तरफ रोशन करके ये बात सुननी है, तभी ये बात गायब होगी। समझिएगा, ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसलिए वो मैं कह रहा हूं कि भाई आपने बिल्कुल बेसिक 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 दिमाग में बैठाना है। सुने, ताकि आप केस रीड करें आपको समझ आए। लेकिन वो क्या ये रहा है कि अगर एक फर्म में दो पार्टनर्स हैं, एक दे रहा है ऑडिट सर्विसेज, दूसरी दे रहा है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, वो क्या ये रहा है कि भाई आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के लिए, नॉन एश्योरेंस की बात कर रहा हूं, कंटिजेंट फीस चार्ज नहीं कर सकते अगर ये ऑडिट पार्टनर जो ऑडिट कर रहा है उससे उसका मेजर रेवेन्यू आ रहा है, यानी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आ रहा है। याद करें वो पहला केस किया था कि सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। तो सर इसमें नॉन एश्योरेंस फी का क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। समझें, मुझे एक बात बताएं, सुकून से समझें एक बात। क्या मैं कह सकता हूँ कि वो जो नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहा होगा, मैं पूरा रीड करके बताता हूँ तुम्हें, जो नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहा होगा क्लाइंट को, वही फर्म का पार्टनर। लेट से मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी टैक्स एक्सपेंस की फिगर आनी है पीएनएल के फेस पे, ऐसा ही है, पीएनएल के फेस पे, और फीस है कंटिजेंट। वो क्या कह रहा है, जितना टैक्स बचा के दोगे उतना पैसा मिलेगा। किसको कह रहा है, नॉन एश्योरेंस पार्टनर को। एश्योरेंस पार्टनर को, नॉन एश्योरेंस पार्टनर को। तो नॉन एश्योरेंस पार्टनर क्या कर रहा होगा, टैक्स कम से कम करने की कोशिश कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा पार्टनर है, जो एश्योरेंस पार्टनर है, वो क्या कर रहा होगा, उसके लिए तो फीस मटीरियल है ना। वो ये करेगा, बोलेगा हाँ यार मेरी जजमेंट्स को मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मेरी जात पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि मुझे क्लाइंट खोने का डर है। वो एक अलग बात ही। तो आपके ये बात समझ रहे हैं, आपके ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई अगर नॉन अश्योरेंस, प्लीज समझिएगा, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट चल रही है और मैं ऑडिट क्लाइंट को दे रहा हूं, उसका आउटकम अल्टीमेटली फाइनेंशियल्स नहीं आ रहा है नॉन अश्योरेंस का, तो फायदा वो अपना भी देख रहा है, इसका भी देख रहा है। चलो इसको यूं भी सोचो, अगर वो अपना फायदा नहीं भी देखे, बात समझिएगा, अगर एक ही फर्म में रहते हुए वो अपना फायदा नहीं भी देखे, और ऐसा हो नहीं सकता ना कि ये कंटिजेंट है तो कंटिजेंसी में तो वो देखेगा। पर समझने की बात यह है कि भाई वो एक ही फर्म में रहते हुए ये जो एश्योरेंस पार्टनर है अपने फर्म के बंदे की गलती नहीं निकालेगा, क्योंकि ये आ जाएगा एक तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट साइड, क्योंकि फर्म का रेवेन्यू तो लूज होगा ना। ये समझाना चाह रहा था। दूसरी चीज सुने, वो बोल रहा है कि भाई चलो फर्म नहीं, एक ही ऑफिस नहीं, नेटवर्क फर्म का अगर सिग्निफिकेंट रेवेन्यू हो तो तब भी आपने ये देखना है कि भाई तब भी आप नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट के लिए ऑडिट क्लाइंट से कंटिजेंट फीस चार्ज नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, आप कंटिजेंट फीस चार्ज नहीं कर सकते। किससे नहीं कर सकते, अपने ऑडिट क्लाइंट से, क्योंकि वही बात है, अब नेटवर्क फर्म के लिए वो सिग्निफिकेंट है। नेटवर्क फर्म भी तो फर्म का ही पार्ट है ना टेक्निकली, तो वो तो जाहिर सी बात है, आप क्यों रेवेन्यू खोएंगे अपना। और आखिरी चीज ये कहता है कि आपका जो आउटकम है, अगर नॉन एश्योरेंस, अब मैं ऊपर वाली चीजों को भूल गया, आपका जो आउटकम है किसका, नॉन एश्योरेंस सर्विस का जो आउटकम है, और जो अमाउंट ऑफ फी है वो डिपेंडेंट है फ्यूचर जजमेंट पे रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ मटेरियल अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कहना ये चाह रहा है कि भाई अगर आप ये कहें कि भाई फॉर एग्जांपल मैं जो नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहा हूं, सही है, उसका जो आउटकम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, पर आपकी फी डिपेंडेंट है उस चीज के ऊपर कि अगर उसका ऑडिट हुआ, बात समझिएगा, अगर उस अमाउंट का जो तुमने वैल्यूएशन करके दी है, सही है, टैक्स एक्सपेंस की, जिसमें डेफर्ड टैक्स वगैरह सब आ रहा है अपनी जजमेंट के हिसाब से, कि फ्यूचर टैक्सेबल मेरे पास प्रॉफिट होंगे नहीं होंगे जिससे मैं डेफर्ड एसेट को एडजस्ट करूंगा, ये सारी चीजें, वो कह ये रहा है कि भाई अगर इसका आउटकम आपके फाइनेंशियल्स में आना है, और आपकी फी फिर डिपेंड करती है किस पे, इस चीज पे कि अगर इसका ऑडिट हो गया, पास हो गया, तब आपको पैसे मिलेंगे। तो तब भी तो मेरी जान, तब भी तो एक बायसनेस का एलिमेंट आएगा,
क्योंकि मैं हर वो पॉसिबल चीज विद इन लॉ के जुम्मे में रहते हुए करने की कोशिश करूंगा जो क्लाइंट को बचा दे। और फिर ये तो यही बात हो गई कि आप तो ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को एसोसिएट करके बैठ गए जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। तो हमने अगर फीस के रिलेटेड बात करें तो क्या क्या सीखा? हमने फी के रिलेटेड ये सीखा कि एक जो क्लाइंट है वो मेरे फर्म के लिए भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, पार्टनर के लिए भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी का हमने अलग से कंपेयर किया। हमने ये कहा कि भाई अगर पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है और सिग्निफिकेंस रेवेन्यू क्या होता है 15% से ज्यादा, और अगर 15% से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है तो पोस्ट रिव्यू अलाउड है या नहीं है, ये सारी बातें की। फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई आपकी कंटिजेंट फी का कॉन्सेप्ट क्या है, फीस ओवर ड्यू हो गई है उसका क्या करना है। तो ये सारी चीजें आए सर, अभी इसी चीज को हम एक सवाल के जरिए कवर करके देखते हैं ताकि हमें समझ आए जो अभी हमने किया है वो मतलब हमारे दिमाग में या भेजे में बैठा है या नहीं बैठा। आ जाइए देखते हैं। MF Moomin Shams and Company is a firm of chartered accountants. The firm, which was initially registered with two partners, namely Moomin and Shams, यानी पहले Moomin और शम्स भाई थे, सही है, इन द ईयर 2011 विद ऑफिसेज इन कराची एंड इस्लामाबाद, यानी कराची और इस्लामाबाद के इसके नेटवर्क फर्म्स के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। इसके बाद in 2020 the firm got affiliation with the reputed international firm namely मिजरी फॉक्स से। यानी सर मसला ये है कि एमएफ की इसने एफिलिएशन ले ली है। अब जाहिर सी बात है एमएफ भी अगर कोई फीस लेगा या इनके क्लाइंट से तो वो भी नेटवर्क फर्म के जुमरे में आ जाएगा। इसके बाद which resulted in increase in clientele of the firm especially in the province of पंजाब। यानी एफिलिएशन लेने से हुआ ये है कि भाई उन्होंने बोला एक ब्रांड आ गया पाकिस्तान के अंदर तो इसको ऑर्डर देते हैं, अच्छे से करेंगे। एज अ रिजल्ट द फर्म हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स न्यू ऑफिस इन लाहौर। भाई लाहौर में नया ऑफिस भी बना दिया है। इसके बाद यू आर द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर इन द फर्म, आपको क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर बनाया गया है। व्हाइल रिव्यूइंग द एनुअल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, यानी वो कह रहा है कि भाई 31 दिसंबर 2020 का आप देख रहे थे कि आपने इन क्लाइंट से ये कमाया है। यू हैव एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी फर्म की बुक्स में से आपने ये रेवेन्यू निकाला। देखिएगा दो पार्टनर ये है, बाकी अदर पार्टनर्स हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फर्म के ऑफिस दिए हुए, क्लाइंट के नाम दिए हुए, अश्योरेंस और नॉन अश्योरेंस दोनों दिया हुआ है। अब जरा बहुत ही सुकून से आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। और क्या कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन में, कह रहा है पीएल, एसएल एंड टीएल आर लिस्टेड कंपनी। से ये टेक्निकली पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी हो गई। Whereas APL is the first multinational client for the firm। अच्छा जी देखें, अगर APL की बात करें तो ये क्वालिटेटिवली की बात कर रहा है, मतलब ये मैं आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूं जो कि एग्जाम में नहीं आता अचानक से ना, तो आपने यही भी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ऑल द क्लाइंट्स हैव ऑलरेडी रीअपॉइंटेड द फर्म फॉर दियर सब्सिक्वेंट स्ट्रेटजी ऑडिट, यानी ये जितने भी क्लाइंट्स ऊपर तुम देख रहे हो वो रीअपॉइंट हो चुके हैं। सही जी, आगे सुनिएगा। शम्स इज ऑल्सो इंटाइटल्ड to 20% additional commission of the total fees earned from the bill, यानी इसकी रेम्यूनरेशन जो शम्स भाई की है वो टोटल फी का भी 1% है। चलिए जी आगे देखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कभी भी इस क्लाइंट को जाने की करने नहीं देगा क्योंकि इसका अपना पर्सनल मफाद अटैच हो गया है? सर हम तो एक्सेल में इसलिए कर रहे हैं ये क्योंकि हम आसानी से इसका हिसाब किताब कर सकें। सर क्या मैं ये करूं, अभी एग्जाम में भी आपको यही करना होगा, क्या मैं अभी ये करूं कि टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म देख लेते हैं पहले। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म, इसको हम ये करें ताकि सीधा सीधा दिख जाए। ओके, अगर मैं सर टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म की बात करूं तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इन तीनों का सम है, यानी ये पूरी फर्म टोटल बेसिस पे 42,000 कमाती है, यानी 42,000 यहाँ पे 42 मिलियन कमाती है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब मुझे देखना यह है कि इंडिविजुअल क्लाइंट, ऑफिस तो बाद में देखेंगे ना, अभी ऑफिस वाइज नहीं देख रहा मैं, फर्म वाइड देख रहा हूँ। पहले बात समझिएगा मेरी, फर्म वाइड देख रहा हूँ मैं। मेरे पास चैट्स होंगे, मेरे लिए लिखना आसान हो जाएगा ना, जरा सुकून से समझें। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, यही है, इन तीनों को मैंने सम किया और मैंने सर डिवाइड कर दिया इससे और मैंने इस पे लॉक लगा दिया। मैंने कहा सर ये देखें, ये पूरी फर्म का
जो इस क्लाइंट से रेवेन्यू है परवेज लिमिटेड से, वो 6.5। अब देखिए परवेज लिमिटेड नीचे भी तो आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 6.5 और 7.1 विल बिकम इक्वल टू 13.6। देखें यहाँ पे आ रहा है 13.6, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 15% को अप्रोचेबल है। हमें इस पर नज़र रखनी होगी कि ऐसा तो नहीं 15% से ज़्यादा हो जाए, और हमें इसमें जो फर्दर क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे होंगे, इसी से अगर सर्विसेज आ रही होंगी तो हम उसको मॉनिटर करेंगे कि ऐसा नहीं हो वो 15% से ज़्यादा निकल जाए। ऐसा ही है, फिर वही पोस्ट इशुएंस वगैरह रिव्यू वाली और प्री इशुएंस की बात, वो सारी चीज़ें यहाँ से लिंक कर रहा हूँ, खाली अभी समझा रहा हूँ एक चीज़ आगे। फिर मैंने कहा कि सर मैंने यहाँ पे भी करके देखा, ये 4% आ रहा है, और इसी अमीन प्राइवेट लिमिटेड पे ये तो सर ये तो मेरे ख्याल से फर्म लेवल पे तो इंक्रीज नहीं हो रहा। ऐसा ही है, हमने कहा सलमान लिमिटेड, हमने कहा ये आ गया, सलमान लिमिटेड अगर देखूं सर ये 16.2%, 15% एक्सीड कर चुका है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर सलमान लिमिटेड, पहले तो ये देख लेते हैं लिस्टेड कंपनी है, यस सर एसएल इज अ लिस्टेड कंपनी, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है हम इससे दोस्त चार्टर्ड गवर्नेंस से डिस्कस करेंगे, और दोस्त चार्टर्ड गवर्नेंस को बताएंगे कि भाई हमारी फीस आपकी इतनी टोटल रेवेन्यू का हमारे इतना परसेंट है, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या इसके लिए पोस्ट इशुएंस रिव्यू हो सकता है सर, या तो प्री इशुएंस रिव्यू, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा ही है, आगे सुनिएगा सर, ये आ गया 2.6, ये आ गया 0.5, ये तो कोई ऐसा नहीं कर रहा, अदर क्लाइंट्स का मुझे मसला नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी में नहीं है ना। ऐसा ही है। अच्छा सर ये तो हो गया मेरे पास टोटल फर्म का रेवेन्यू। अब मैं ये देख लेता हूँ, अब मैं ये देख लेता हूँ सर कि कराची, इस्लामाबाद, और सर लाहौर, अगर मैं इन स्पेसिफिक ऑफिस का देखूं तो क्या बनता है, सुनिएगा जरा। मैंने कहा कि भाई सर सिंपल में एक काम करता हूं ना, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, बल्कि मैं डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज निकाल देता हूं दोनों को प्लस करके, ताकि मैं एक ही साथ क्लाइंट का यहाँ पे कर लूँ, मुझे प्लस नहीं करने की नीड हो। मैंने इसको डिवाइड कर दिया सर इससे। अच्छा पहले मैंने क्या चेक किया, पहले मैंने टोटल फॉर्म बेसिस लेवल पे चेक किया, अब मैं चेक कर रहा हूँ ऑफिस वाइज। सही है जी, हमने कहा सर ये आ गया हमारे पास 23%, वो यानी सिग्निफिकेंटली हायर। ऐसा ही है सर, हमने कहा यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो आई थिंक दिस विल बिकम 100%। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि सलमान लिमिटेड भी 10% निकले हुए हैं, और ये भी सर 23.1% है, एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस दोनों को मिला के। अच्छा भाई, अब सर हम यही काम यहाँ पे कर लेते हैं, पर इसके लिए मुझे सेल चेंज करना पड़ेगा। इसको उठा के सर यहाँ करना पड़ेगा। सर ये 100% लगता है डेफिनेटली यस। तो सर देखें यहाँ पे, ये अगर इस्लामाबाद ऑफिस की बात करूँ तो इस्लामाबाद ऑफिस के लिए सलमान लिमिटेड इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट क्लाइंट, क्योंकि वो पूरे रेवेन्यू ऑफ फर्म का 26.7% है। ऐसा ही है। अच्छा भाई, इसके बाद सर लाहौर ऑफिस भी देख लेते हैं। सर इसको हम उठा के यहाँ फेंक देते हैं। ऐसा ही है सर, आई थिंक कि हमें इसके लिए भी ये कर लेना चाहिए ताकि हमारे पास एक ट्रू पिक्चर आ जाए। ये आ गया जी हमारे पास सबका सम। ओके सर, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा भाई, ये ट्रू पिक्चर मेरे पास परवेज, अमीन, सलमान, तानिया और अदर क्लाइंट्स की। ऐसा ही है। अच्छा भाई सर, आपने ये भी तो सिखाया था कि फर्म लेवल पे अलग, ऑफिस लेवल पे अलग कर लिया। सर पार्टनर लेवल पे भी देख लेते हैं। पार्टनर, अच्छा मैं अगर यहाँ पे देखूँ मोमिन और शम्स दो का नाम दिया हुआ मुझे, तो मैं ज़रा यहाँ पे लिख लेता हूँ मोमिन और सर शम्स। अच्छा सर, अब अगर ज़रा मैं देखूं पार्टनर लेवल की बात करते हैं, तो सर ये हमने एक पार्टनर का यानी मोमिन का परवेज लिमिटेड से रेवेन्यू देखा, कुछ भी नहीं आ रहा। पता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला करेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा,
अच्छा, मजे की चीज, मजे की चीज ये है कि सर ये जो मोमिन भाई हैं हमारे, जो पार्टनर हैं इस फर्म के, वो तकरीबन 40% रेवेन्यू करवा रहे हैं सलमान लिमिटेड से। अच्छा, सलमान लिमिटेड के मसले देखते हैं। सलमान लिमिटेड कुल मिला के, मैं वैसे ही एक एनालिसिस है ये मेरे, ताकि आपको यहीं से तो पता लगता है कि भाई कौन कौन से थ्रेट्स हैं एज पर कोड ऑफ एथिक्स 2019। मैंने कहा भाई सलमान लिमिटेड एक तो रेड बत्ती में यहाँ पे आ गया क्योंकि 15% से ज़्यादा है इसका रेवेन्यू। और सर इस्लामाबाद ऑफिस और ये कुल मिला के सभी ज़्यादा है। और सर इटसेल्फ पार्टनर भी डिपेंडेंट है, तो ये तो क्लाइंट ऐसा है कि मतलब इसका थ्रेड बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ऐसा ही है। चलें जी, इसके बाद तो सर इसके बाद आपको सेफगार्ड में तो याद होंगे, इसका क्लाइंटल इंक्रीज करें। सही है जी, इसके क्लाइंटल इंक्रीज करने के अलावा इस पर रिव्यू अपॉइंट करें, तो ये सारी चीज़ें हैं वो, आगे सुनिएगा। सर अब शम्स के लिए देखते हैं। तो ज़रा इसका फार्मूला अपडेट कर देते हैं। सर अदर क्लाइंट्स के साथ देखूं तो इट विल बिकम 100%। अच्छा, आप देखते हैं मसला क्या सर। मसला ये है कि एक तो कराची ऑफिस जो परवेज लिमिटेड का है, सही 23.1% है, और शम्स इससे कोई 30% कमा रहा, तो ये इसके लिए वैसे ही सिग्निफिकेंट है। अच्छा सर, इसमें देखें ये 14% कमा रहा है, यानी नियर टू अप्रोचिंग 15% है तानिया लिमिटेड का। सही है जी, शम्स के पास। तो इसको तो हमें क्लोजली मॉनिटर करना है, ऐसा ही है। और सर यहाँ पे देखें कुल मिला के अदर्स का तो मुझे मसला नहीं है, मुझे सिंगल इंडिविजुअल क्लाइंट की बात करनी होती है। सर ये तो हो गए मेरे एनालिसिस। मसला डिस्कस कर लेते हैं किस किस में। सर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो परवेज लिमिटेड में डेफिनेटली यस मसला है। अमीन लिमिटेड में लाहौर ऑफिस में सिग्निफिकेंटली रेवेन्यू है, ऐसा ही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई लाहौर ऑफिस सिग्निफिकेंट पार्ट है। इसके बाद है सलमान लिमिटेड का टोटल फर्म का रेवेन्यू 16.2 है, और मोमिन भाई का भी इसमें स्टेक है। और सर अगर तानिया लिमिटेड के देखें तो वो नियर टू अप्रोचिंग 15%, एक सिंगल पार्टनर का रेवेन्यू। सर अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँ आपसे, इसके सोल्यूशन की बात करूँ तो सर हम चलते हैं यहाँ पे अपनी स्लाइड के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़, ये आगे जाने से पहले इसमें ये चीज़ तो मैं बतानी ही भूल गया। इसमें ये था कि भाई अगर फी जो है कंटिजेंट है, वो लॉ ने यानी कोर्ट ने डिसाइड की है, कि कोर्ट कोई केस चल रहा था आपस में और कोर्ट ने किसी फर्म को अपॉइंट किया और बोला कि भाई जितना जल्दी तुम करके दोगे उतना ये पैसा मिलेगा। सही है जी। तो अगर जो कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड की है उस कंटिजेंट फी को हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको हम थ्रेट के जुमरे में नहीं लाएंगे। ये लिखा हुआ है, अ फी इज नॉट रिगार्डेड एज बीइंग कंटिजेंट इफ एस्टैब्लिश्ड बाय अ कोर्ट और अदर पब्लिक अथॉरिटी। यानी अगर उन्होंने कोई भी बेसिस रखी है एक्सपायरी, उन्होंने कहा कि भाई हम बीइंग अ लीगल अथॉरिटी और द लीगल रेगुलेटरी बॉडी हम ये बेसिस डिसाइड कर रहे हैं, तो वो बेसिस पे आपके इख्तियार में नहीं थी ना, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, वो कंटिजेंट फी के जुमरे में नहीं आएगा। अच्छा भाई, ये वही सवाल था सर। इसमें हमने देखा कि when total fee generated from the audit client by the firm expressing the audit opinion represents large portion of the total fee of that firm, the dependence on the client and concern about losing a client creates a self interest or intimidation। सर ये वही वाली अंग्रेजी है जो आपने लिखा, आपने कुछ सिनेरियो लिखना होता है। सही जी। आपने परवेज लिमिटेड की बात की, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम पीएल इज 30.3% ऑफ शम्स रेवेन्यू, 23% ऑफ कराची ऑफिस। सर यकीन नहीं आता तो देख लें, ये रहा 30.3%, 23%, ऐसा ही है। It represents a large proportion of the revenue from one partner and one office of the firm. The significance is further increased as Shams is also entitled to earn additional 20% commission। तो भाई सीधी सी बात है, उसकी ऑब्जेक्टिवली तो तेल लेने गई ना, वो तो इम्पेयर होगी। इसके बाद कह रहा है even though the revenue from PL is still below 15% of the firm's total revenue given in the code, it needs to be under consideration that any further increase in fee charged to PL or any additional assignment make it above 15% threshold, यानी इसका आपने ख्याल रखना है। इसके बाद सेफगार्ड क्या है, फर्म शुड कंसिडर कि भाई उसके जो क्लाइंटल है वो इंक्रीज करे। फर्म शुड आल्सो कंसिडर रोटेटिंग दिस क्लाइंट टू सम अदर पार्टनर, यानी इस क्लाइंट को उठा के किसी और पार्टनर को दे दो और शम्स भाई की ऐसी की तैसी कर दो। शम्स शुड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन PL by refusing other assignments or rotate it to some other partner when providing those services। यानी अगर उससे और बिजनेस आया तो उसको बोले यार भाई मैं मजबूर हूँ यहाँ पे, हालांकि ऐसा करता नहीं है कोई, पर फिर भी ये सेफगार्ड है, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई अपनी डिपेंडेंस को कम करने के लिए या तो उसको क्लाइंट बढ़ा दो, या तो उसको रिप्लेस कर दो, या तो अब आगे जो सर्विसेज आनी है वो ऑब्टेन ना करो।
एज अप एंड जो वही बात है कि भाई एप्रोप्रिएट रिव्यू लगा दो ताकि वो उसकी जजमेंट्स को और बायसनेस को इवेल्युएट कर पाए। इसके बाद अमीन प्राइवेट लिमिटेड, सर यहाँ देख लेते हैं। अमीन प्राइवेट लिमिटेड के लिए मैंने कहा था कि भाई जो लाहौर ऑफिस है वो 24.3% पे खड़ा हुआ है। The revenue earned from APL is 24 of Lahore office, which represents large proportion of the revenue of one office of the firm. The significance is further increased as APL is the first multinational company। ऊपर लिखा हुआ था कि भाई पहली मल्टीनेशनल कंपनी, तो क्वालिटेटिवली उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। It further increases the significance that Lahore office is also newly established office। तो भाई सीधी सी बात है, नया नया ऑफिस तो कौन चाहेगा कि अपना क्लाइंटल को लूज करे। Although Lahore office is newly established office, the client base will eventually grow and the office dependence on APL might further decrease in future. In meantime, the firm should consider to increase the client base of office by assigning the other assignments. The firm may also consider assigning the other assignments to PL of PL to Lahore office acceptable to the client। देखो भाई करना ये है कि आपने अगर डिपेंडेंस लाहौर ऑफिस की ज्यादा है तो आप उसको क्या करें कि भाई उसको और क्लाइंटल दें ताकि उसकी डिपेंडेंस एक क्लाइंट से खत्म होके फैल जाए। आगे सलमान लिमिटेड, सलमान लिमिटेड के लिए मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि टोटल फॉर्म ऑफ द रेवेन्यू 16%, स्टिल इट हैज ब्रीच्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ 15%। तो उसके लिए क्या करना है, मोमिन भाई का खुद भी इसमें 40% का हिस्सा है, यानी एक की क्लाइंट से देखते हैं क्या कहता है वो। The revenue earned from SL is 16% of the firm's total revenue, which exceeds 15% threshold given in the code. The significance is further increased as revenue earned from SL is 26.7% of Islamabad office and 40% of Momin's revenue, which represents a large portion of the Islamabad office and Momin's revenue. Safeguards क्या है? फर्म जो है डिस्क्लोज करेगी फैक्ट दो चार विद गवर्नेंस को, वही वाली चीज कि भाई हमारी फीस इससे ज्यादा है। अगर मेरा ओपिनियन जो इशू होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो क्या है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म, वो क्या करेगा, रिव्यू करवाएगा। मैंने आपको बताया था ये प्री इशुएंस रिव्यू। देखें, प्रायर टू द ऑडिट ओपिनियन बीइंग इशूड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी सेकंड ईयर का ओपिनियन देने से पहले ये प्री इशुएंस रिव्यू है। और किससे कराएगा, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो कि मेंबर फर्म का नहीं है। एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा और प्रोफेशनल बॉडी परफॉर्म्स अ रिव्यू ऑफ दैट एंगेजमेंट दैट इज इक्विवेलेंट टू एन ऑडिट। या तो आप किसी प्रोफेशनल बॉडी को लगा दो, बोलो भाई हमारा काम चेक कर लो ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हम बायस्ड है। ऐसे ही है प्री इशुएंस रिव्यू। आफ्टर द ऑडिट ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल में हैज बीन इशूड एंड बिफोर द ऑडिट ओपिनियन। देखिए ये पोस्ट इशुएंस रिव्यू भी इसलिए अलाउ कर रहा है क्योंकि अभी आप रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। सुनिएगा, ये फीस सिग्निफिकेंटली 15% से ऊपर नहीं गई है। अगर सिग्निफिकेंटली जाती तो दूसरी वाली बात रद्द हो जाती, वो एप्लीकेबल नहीं होती। इसके बाद तानिया लिमिटेड, सर तानिया लिमिटेड को भी देख लेते हैं। इसमें सिर्फ पार्टनर का गेम है और वो 15% को अप्रोच करने वाला है। द रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम द टीएल डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू द फर्म ऑफ कराची ऑफिस सिंस इट इज 14.4% ऑफ शम्स टोटल रेवेन्यू, देयरफॉर इट नीड्स टू बी कंसीडर्ड एनी फर्दर इंक्रीज इन रेवेन्यू और एनी एडिशनल असाइनमेंट मेक इट लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द शम्स रेवेन्यू। और लार्ज प्रोपोर्शन कब बनता है, जब 15% से ज्यादा हो जाए। फर्म शुड क्लोजली मॉनिटर एंड एनी एडिशनल बिलिंग टू टीएल सो दैट इट रिमेन्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। सही जी, यानी इसमें सिर्फ ये कह दिया कि भाई हम इसको मॉनिटर करेंगे कि वो प्रिस्क्राइब लिमिट्स में रहे, क्योंकि अब ऐसा फिलहाल कोई मसला नहीं है। सर ये था ओवरऑल एक सवाल। अगर खुद सोचो यार, अगर एग्जाम में ऐसा परसेंटेज वाला सवाल आता तो कैसे हैंडल होता, तो आपको इस तरीके से हैंडल करना है जो मैंने आपको सिखा दिया जी। जज़ाकल्लाह।